महंगाई के सताए वालिदैन के लिए एक और आजमाइश। तालीम मजीद महंगी होने का खदशा, कॉपी पेन पेंसिल पर टैक्स लगाने की तैयारी, तालीमी अखराजात में मुमकिन इजाफे का खदशा है। FBR का स्टेशनरी पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। नए बजट में तलबा पर इजाफी बोझ डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। स्कूल बैग भरना मजीद मुश्किल, तालीमी सामान महंगा होने का इम्कान है। कॉपियाँ पेन और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा बढ़ गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए मुल्क भर के जो लाखों तलबा हैं उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ने जा रही है। जो वालिदैन हैं उनकी परेशानी मजीद बढ़ने जा रही है। मजीद महंगाई का बोझ हुकूमत डालने जा रही है। हुकूमत का फैसला हुआ कि तमाम स्टेशनरी पर जो सेल टैक्स रियायती 10% था उसको बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ सामने आई है और स्टेशन की अशिया को मियारी टैक्स रेट पर मुंतकिल करने की तजवीज़ है। यानी कि इस वक्त 10% सेल टैक्स है जिसको बढ़ाकर 18% करने जा रही है हुकूमत नए माली साल के बजट में, जिसके बाद जो इस तजवीज़ के तहत स्टेशन की मसनूआत को सेल टैक्स के मियादी निज़ाम के दायरे में लाया जाएगा। और कहा गया है कि तलबा के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल की ज़रूरी अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी, जिसमें कॉपियाँ पेन पेंसिलें और दीगर तालीमी मवाद महंगा होने का खदशा है। इसमें तमाम देखा जाए नोट बुक हो गई जो यहाँ पाकिस्तान में ही छप रहा है या इम्पोर्ट कर रहे हैं, उन तमाम पे जो 10% सेल टैक्स रियायती था वो बढ़ाकर 18% हो जाएगा। जैसे कलर पेंसिल का एग्जाम्पल लें जो अभी 100 रुपए का है वो बढ़कर 108 रुपए का हो जाएगा। यकीनी तौर पर जो दुकानदार हैं रिटेलर्स हैं वो मजीद महंगा बेचेंगे और जिससे लाखों खानदान इससे मुतासर होगा। इस वक्त जो पहले ही बोझ बहुत ज्यादा है ये इससे मजीद बोझ अब जो वालिदैन पर बढ़ जाएगा, क्योंकि देखा जाए सिर्फ कराची में ही लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं वो स्कूलों में मौजूद होते हैं जो पढ़ने जाते हैं और उनके लिए तालीमी अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे। और अगर ये इस पर हुकूमत इसको मंजूर कराती है यानी कि 10% जो चीज सेल टैक्स थी वो बढ़ाकर 18% करते हैं तो इसका बड़ा बोझ है जो कि वालिदैन पर पड़ेगा। पहले ही आवाम जो है महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और मजीद टैक्स का बोझ तालीमी तबके पर लगा तो इससे मजीद महंगाई की बोझ बढ़ जाएगा। जी अशरफ खान, ये बताइएगा जैसा कि FBR ने स्टेशनरी जो कि बहुत ही मामूली सामान है जैसा कि पेंसिल और रबड़ वगैरह पर भी टैक्स लगा दिया है, अब जो गरीब तबका है जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीसों से बचने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी कि वो ये सामान भी खरीद नहीं पाएंगे और इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए क्या हल निकाला जा सकता है? जी, यहाँ पे देखा जाए बहुत अहम सवाल किया है, क्योंकि अगर देखा जाए कि दफातरों में भी स्टेशनरी इस्तेमाल होती है लेकिन जो लाखों की तादाद में बच्चे जो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैट्रिक तक पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि 8% का इजाफी बोझ कोई भी चीज़ नहीं है। आप जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप तमाम स्टेशन का सामान बुक्स कॉपियाँ ये सब लेते हैं तो 10,000 रुपए का अगर वो बनता है तो उस पर 800 रुपए का जो है 8% के हिसाब से 8% के हिसाब से उसका मजीद बोझ बढ़ जाएगा। इस वक्त देखा जाए जो आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, क्योंकि देखा जाए कि यहाँ पे पहले ही तालीमी खराजात जिसमें आप देखा जाए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी थी तो उसके बाद पहले ही चीज़ों की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई हैं। साथ ही बच्चों के लिए जो वैन लगी हुई है उनके किराए बढ़ गए थे वो बोझ आया। उसके बाद आपने स्कूलों ने जो अपनी फीस बढ़ा दी वो बोझ आया। अब जो नया माली साल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा उसमें बड़ा बोझ हुकूमत डालने जा रही है और ये बजट तजवीज़ सामने आई है जिसमें सेल टैक्स जो रियायती था जो स्टेशनरी में सबसे बड़ा फोकस तलबा को किया गया था 10% था उसको अगर बढ़ाकर 18% कर दिया गया तो ये 8% का इजाफी बोझ आएगा तमाम वालिदैन पे, तमाम तलबा पे, जिसमें देखा जाए सिर्फ ये स्कूल ही नहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बड़ी तादाद में, सिर्फ कराची की बात करें तो लाखों की तादाद में बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं। मुल्क की बात करें तो वफाकी बजट है तो ये करोड़ों की तादाद में ये पहुंच जाएगा मुल्क भर से अगर देखा जाए। और इस वक्त जो आवाम महंगाई के बोझ तले दबी हुई है तो ये बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। टैक्स माहिरीन से हमारी जो बात हुई है उनका भी यही कहना है कि इस वक्त हुकूमत को देखना चाहिए जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर है वो अभी भी टैक्स नेट से बाहर हैं। अब जो टैक्स चोरी करते हैं उनको पकड़ा जाए, जिसमें नॉन फाइलर की बातें की जाती है। अगर नॉन फाइलर का डाटा आपके पास आ गया है बैंक से कैश निकालने पर यानी 1 लाख रुपए कैश निकलता है 600 रुपए विद होल्डिंग काटा जाता है, उन लोग को टैक्स नेट में लाया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए और बहुत सारे देखा जाए कि जो वकला हैं और दीगर लोग हैं जो कि अपने कमीशन अर्न करते हैं लाखों करोड़ों रुपए उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तमाम टैक्स माहिरीन ने यही कहा है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है और अपनी आमदनी छुपाते हैं
उनके ऊपर बोझ डालना चाहिए, ना कि जो गरीब आवाम है पहली टैक्सों के बोझ से वो दबी हुई है। और ये बड़ा कंसर्न है कि तालीम को भी अब IMF के दबाव में आके उसके ऊपर भी मजीद बोझ डालने जा रही है हुकूमत। और अगर ये 8% का इजाफी बोझ पड़ गया तो आप खुद समझ सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग हैं, उसको 8% का अपना टैक्स अदा पूरा करने के लिए इसका बोझ आवाम पे मुंतकिल करने जा रही है। मुंतखब हुकूमत है और मुंतखब हुकूमत को आवाम के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो सेक्टर है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये बड़ी तादाद में लोग हैं और लोग पहले ही अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि पहले ही बहुत मुश्किल हुआ है। पाकिस्तान में देखा जाए जो सरकारी स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर ने पहले ही लूटने का बाजार जो है गर्म किया हुआ है। अपनी जो फीस है वो पहले ही हर साल बढ़ाई जाती है, इसके अलावा दीगर फीस ली जाती है, लेकिन हुकूमत की जाने से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो यहाँ टैक्स माहिरीन का यही कहना है कि अगर ये प्रपोजल आया है जो कि 10 से बढ़ाकर 18% का, इसको रोकना चाहिए, मुंतकिल नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो लोग जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर ये बोझ मुंतकिल करना चाहिए। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स वसूली में 6% कमी का रिकॉर्ड। 11 माह से सैलरी क्लास से 518 अरब 48 करोड़ रुपए टैक्स वसूल। गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में वसूलियाँ 555 अरब रुपए रही थी। FBI के मुताबिक तनख्वाहदार तबके से टैक्स आमदन में कमी सामने आई है। तनख्वाहदार तबके अब भी बराह रास्त टैक्स का सबसे बड़ा जरिया करार। टैक्स माहिरीन के मुताबिक माशी सुस्त रवि वसूलियों में कमी की वजह बन सकती है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, देखिए FBI का जो डाटा है कि तनख्वाहदार तबके से कितना टैक्स वसूल किया है, तो बताया रवा माली साल 11 माह में तनख्वाहदार तबके से 518 अरब 48 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की मद में इकट्ठे हुए, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के मुकाबले में सालाना बुनियाद पर 6% कमी हुई है। गुज़िश्ता माली साल 11 माह में तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स वसूलियाँ 555 अरब रुपए रही थी, जो कि घटकर अब 11 माह में 518 अरब रुपए रही है। टैक्स माहिरीन का कहना है कि जो माशी सुस्त रवि वसूलियों में कमी की वजह बन सकती है। सिर्फ कराची में हम बताऊं, मजमूई तौर पर जो 2011 से 2025 तक 250 इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, वो भी एक वजह बनी है, क्योंकि बेरोजगार लोग हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर उन्होंने भी बेरोजगार किया है, जो ले ऑफ हुई है उसकी वजह से टैक्स वसूली जो इनकम टैक्स है वो कमी हुई है। मुल्क भर में देखा जाए जो इंडस्ट्रीज है वो नमू नहीं करी है, भारी टैक्सों का बोझ पहले ही है। और यहाँ माहिरीन का कहना है कि महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबके पर बोझ पहले ही ज्यादा है। सैलरी तबका बदस्तूर बराह रास्त टैक्स का बड़ा जरिया करार दिया जा रहा है, क्योंकि मजबूरी तौर पर 518 अरब रुपए 11 माह में जो है सिर्फ तनख्वाहदार तबके से वसूली हुई है, जो कि 11 माह में देखा जाए सालाना बुनियाद पर 6% कमी है। ये बड़ा बोझ है, जो कि डबल टैक्सेशन होता है तनख्वाहदार पे, जो एट सोर्स टैक्स कट जाता है। इसके अलावा दीगर मद में जो है आपका खिदमात और सेल टैक्स भी वो अदा करता है। इसके अलावा दीगर अखराजात हैं, दीगर सामान जो खरीदता है उस पर टैक्स होता है, बिजली पर सेल टैक्स होता है, गैस के ऊपर टैक्सेस होते हैं। तो ये डबल टैक्सेशन जब बोझ लगता है तो ये तनख्वाहदार तबके की जो कुव्वत खरीद वो मजीद कम हो जाती है। जी अशरफ खान, ये बताइएगा, जैसा कि आपने बताया है कि मुख्तलिफ अशिया पर जो है वो टैक्स की शरह जो है वो बढ़ाई जा रही है, तो आवाम के लिए ये किसी आजमाइश से कम नहीं है। महंगाई की वजह से जो है तनख्वाहदार तबका पहले ही बोझ तले दबा हुआ है, तो जो टैक्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ अशिया पर, क्या इन टैक्सों में नज़रसानी हो सकती है? कोई कमी की मतवक्को है आने वाले चंद दिनों में? जी, यहाँ पे देखा जाए जैसे कि बजट 10 जून को मुतवक्को है, और अगर ये असेंबली में पेश होता है तो उसके बाद ये मंजूरी होती है। और देखा जाए कि अवाम जो नुमाइंदे जो असेंबली में बैठे हुए हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है टैक्स माहिरीन की जानिब से कोई इतना इजाफी बोझ लगेगा तो जो अवामी नुमाइंदे कौमी असेंबली में बैठे हुए यकीनी तौर पर उस पर रिस्पॉन्स देंगे और यकीनी तौर पर इतना भारी टैक्स मुंतकिल नहीं होने देंगे। और टैक्स माहिरीन का भी कहना है कि इस वक्त पहले ही अवाम जो महंगाई के बोझ में पिसी हुई है। आपका पेट्रोलियम मसनूआत जिसमें बिजली की कीमत, गैस की कीमत पहले ही बढ़ी हुई है, तो ना सिर्फ अमीर तबका बल्कि जो गरीब आदमी हो ज़्यादातर बोझ में दबा हुआ है। और यकीनी तौर पर जो इजाफी टैक्सों का बोझ मुंतकिल करने का हुकूमत सोच रही है, तो ये वो जो टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है उनके ऊपर बोझ मुंतकिल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इससे मजीद जो जैसे कुव्वत खरीद है मेरे ऊपर मजीद टैक्स लगेगा और मैं अपने अखराजात यकीनी तौर पर कम करूँगा, तो आगे चल के हुकूमत को भी टैक्स वसूली में मजीद कमी होगी। क्योंकि मेरे अगर मुख्तलिफ सेक्टर पर अगर मैं इजाफी टैक्स दूंगा
और उसके बाद मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे तो मैं खर्च कैसे करूंगा, तो ये कुव्वत खरीद कहलाती है। कुव्वत खरीद कम हो जाएगी तो जो इकोनॉमिक साइकिल है वो भी स्लो होगी, जिसकी वजह से हुकूमत को टोटल टैक्स रेवेन्यू में बड़ा शॉर्टफॉल हो सकता है। टैक्स माहिरीन ने ये राय दी है कि हुकूमत जो मजीद जो ये ऐसे फैसले कर रही है और यहाँ पे जो तजवीज़ बनाई गई है तो मुख्तलिफ जो इजाफी टैक्स रेट जो मौजूदा टैक्स दहंदारान पर डालने को उसको कहा है कि उसको रद्द करना चाहिए और जो टैक्स जो चोर हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। अभी भी लाखों के करीब जो अफराद हैं जो कि नॉन फाइलर हैं जिनका डाटा हुकूमत के पास मौजूद है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई बैंक से 1 लाख रुपए कैश निकालता है तो उसको विद होल्डिंग जो है 600 रुपए टैक्स कटता है। वो डाटा कलेक्ट करके उन लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए, उनकी आमदनी पूछनी चाहिए, वो कहाँ से इनके पास इतना पैसा आ रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर के आड़ती होते हैं, अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन होती है लेकिन वो आज तक टैक्स नेट में नहीं आए। तो टैक्स माहिरीन का यही कहना है कि इन लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए और जो आवाम पर मजीद टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहिए। इससे आवाम की जो पहली महंगाई में पिटी हुई है उसका जो कुव्वत खरीद है मजीद कम हो जाएगी और उससे हुकूमत को ही नुकसान पहुंचाएगा। और यहाँ पे कहा है कि जो तमाम बैरोक्रेट्स हैं वो भी बैठ के सोचें कि अगर मजीद बोझ डाला जाएगा तो ये आवाम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, तो जो मईशत में जो है मजीद सुसरवी आ सकती है। कोई चीज़ की भी खरीदारी और फरोख्त अगर वो कम होगी तो टोटल टैक्स रेवेन्यू में उसका इम्पैक्ट आता है। माहिरीन का यही कहना है और कहा है कि जो मजीद इजाफी बोझ है वो आवाम पर मुंतकिल नहीं करना चाहिए। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ड्रग डीलर पिंकी के खिलाफ मनशियात केस में डिजिटल शवाहिद का दायरा मजीद वसी। पुलिस का वॉइस और कॉल रिकॉर्डिंग की फ्रांसिक जांच के लिए अदालत से रुजू। डिजिटल शवाहिद पंजाब फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवाने की इस्तदा कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने दावा किया फ्रांसिक रिपोर्ट से आवाज़ की हकीकत सामने आ जाएगी। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी, मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात के मुकदमात हैं। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत से जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स की जो है वो तफ्तीश के लिए और उसकी असलियत जानने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है, जिस पर अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली हैं उन्हें पंजाब लेबॉर्ट्री फॉरेंसिक के लिए भिजवाना है, क्योंकि जो मुल्जिमा है उसने तफ्तीश के दौरान जो है वो इंकिशाफ किया है कि ये वॉइस मैसेजेस उसके नहीं हैं। लिहाजा ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि आया वॉइस मैसेजेस असली हैं या उन्हें जाली तरीके से बनाया गया है। इसके लिए फॉरेंसिक करवानी है, अदालत से सदा कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ, अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, मंशियात केस में प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां बेनिकाब। 170 किलो हेरोइन, 130 किलो क्रिस्टल केस उलट गया। सिंध हाई कोर्ट ने सजा याफ्ता मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली। उम्र कैद की सजा का अदम करार देकर 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया प्रोसिक्यूशन मंशियात की महफूज तहवील और तरसील साबित करने में नाकाम रहा। मुकदमे में असल गिरफ्तारी और बरामदगी जैसे बुनियादी हकाइक वाजे नहीं। इस सजा के गवाहान को भी इल्म नहीं कि मुल्जिमान कब गिरफ्तार किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। मनशियात केस में प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां बेनकाब हो चुकी हैं। 170 किलो हेरोइन, 103 किलो क्रिस्टल केस उलट गया है। सिंध हाई कोर्ट ने सजा याफ्ता मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली हैं। उम्र कैद की सजा का अदम करार देकर 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालती रिमार्क्स में कहा गया प्रोसिक्यूशन मनशियात की महफूज तहवील और तरसील साबित करने में नाकाम रहा है। मुकदमे में असल गिरफ्तारी और बरामदगी जैसे बुनियादी हकाइक वाज़ेह नहीं हो सके। इस्तगासा के गवाहान को भी इल्म नहीं कि मुल्जिमान कब गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तफसीलात शौकत कुराई से जानते हैं। शौकत, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये 12 मुल्जमान थे, इनको ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी, साथ साथ 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया था। मुल्जमान ने हाई कोर्ट ने उस फैसले की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जो अदालत ने मंजूर कर लिए। और जब समाअत हो रही थी तो उसमें मुल्जमान के जो वकील थे उनका ये कहना था कि जिस दिन गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो मंशियात तहवील में ली गई थी, 1 हफ्ते के बाद जो है दोबारा इसको शो किया गया है केस के अंदर। तो पूरा जो 1 हफ्ता था वो मंशियात कहाँ पे थी और किस जगह पे थी, इस दौरान मैनिपुलेशन भी हो सकती है। तो ये एक डाउट जाहिर करता है और डाउट की बुनियाद पर जो है मुल्जमान को फायदा दिया जा सकता है, इनकी सजाएं खत्म की जा सकती हैं। तो अदालत ने प्रोसिक्यूटर का और मुल्जमान के वकीला के दलाइल सुनने के बाद उनकी तमाम अपीलें मंजूर कर ली और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो कल-अज़म करार दे दिया है। जी, शौकत कुराई हमें अपडेट कर रहे थे। शौकत, आपका शुक्रिया।
शराब की खरीदो फरोख्त का मुकदमा सिटी कोर्ट की जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में केस की समाअत हुई है। मुलजिमान के एतराफ़ जुर्म पर अदालत ने सजा सुना दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ जी। जवाद अपडेट कीजिएगा। जी, शराब की ख़रीदो फ़रोख्त का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में केस की समाअत हुई। दो मुलजिमान को जेल हुकाम ने अदालत में पेश किया। इन मुलजिमान में अवैस और जमशेद शामिल हैं। अदालत ने दोनों मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी, ताहम मुलजिमान ने अदालत के सामने ही अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, जिसके बाद अदालत ने दोनों मुलजिमान के ख़िलाफ़ सज़ा में नरमी करते हुए उन्हें सज़ा सुनाई। उन्हें चंद दिन की सज़ा सुनाई गई जो कि उनकी जेल में ही पूरी हो चुकी थी, लिहाजा उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए गए। जबकि अदालत ने दोनों मुलजिमान पर 300 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया और कहा कि अगर जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें मज़ीद 3 दिन जेल में रखा जाए। अब मुलजिमान के खिलाफ ये मुकदमा गुज़श्ता साल थाना इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज किया गया था। जी। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए के मुबैना फ्रॉड का मामला अदालत पहुंच गया। नैब रिपोर्ट में 42 करोड़ 60 लाख रुपए की जालसाजी की निशानदेही, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 50 करोड़ से कम फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। नैब ने मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए FIA को भेज दिया। मुतासरीन ने मुल्क भर में 15 अरब रुपए से ज़ायद फ्रॉड का दावा किया। अदालत का FIA को नोटिस तफसीली जवाब तलब कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए के मुबैना फ्रॉड का मामला अदालत पहुंच गया है। नैब रिपोर्ट में 42 करोड़ 60 लाख रुपए की जालसाजी की निशानदेही की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 50 करोड़ से कम फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। नैब ने मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए FIA को भेज दिया है। मुतासरीन ने मुल्क भर में 15 अरब रुपए से ज़ायद फ्रॉड का दावा किया। अदालत ने FIA को नोटिस तफसीली जवाब भी तलब कर लिया है। आपको अपडेट करें। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए के मुबैना फ्रॉड का मामला अदालत पहुंच गया। नैब रिपोर्ट में 42 करोड़ 60 लाख रुपए की जालसाजी की निशानदेही, कम फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। नैब ने मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए FIA को भेज दिया। आपको बताएं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की मुबैना फ्रॉड का मामला अदालत पहुंच गया है। नैब रिपोर्ट में 42 करोड़ 60 लाख रुपए की जालसाजी की निशानदेही की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 50 करोड़ से कम फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। नैब ने मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए FIA को भेज दिया है। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार का बयान भी सामने आया है। क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ के जो लोग हैं उनके साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ फ्रॉड है, पाकिस्तान के सिस्टम्स के साथ फ्रॉड है। और इसमें जो हमने पिटीशन फाइल की थी उसमें वो पाकिस्तान के लोग हैं, हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में इसका मैटर लगा हुआ था और ये मैटर जो है वो सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे FIA को मुंतकिल हुआ है और इसमें नैब की तरफ से आंसर दिया गया है कि इसमें 436 मिलियन का फ्रॉड जो है अब तक हो चुका है, जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक 15 अरब से ऊपर का मसला है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नैब ने अपनी मुकम्मल कर ली है और अदालत में जमा कराई है, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड डेट की वजह से इस मैटर को FIA को रेफर किया गया और डायरेक्शन दी गई है नैब को कि वो FIA को असिस्ट करे, को टेकअप करे, क्योंकि आज भी लोग लुट रहे हैं। आज जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर में भी ये स्कैंडल जो है वो चल रहा है और मुख्तलिफ नामों से चल रहा है। मुसलसल चल रहा है कार, रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल, फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल SCCP में अपने आप को रजिस्टर करा के, जबकि फाइनेंसिंग का ये फ्रॉड किया जा रहा है और ये 2007 से चल रहा है। ये फ्रॉड जो था वो हुआ नहीं बल्कि चल रहा है। लोग मुसलसल फंस रहे हैं, कार फाइनेंस कर देंगे, रिक्शा फाइनेंस कर देंगे, बैंक की तरह आपको जो है गाड़ी दिला देंगे, लेकिन देते नहीं है, बल्कि उस पैसे को फ्रॉड करके मुल्क से बाहर हवाला होने के जरिए ले जाते हैं और न सिर्फ मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, जबकि FIA की CTD की रिपोर्ट में मेंशन है कि PLA की फंडिंग में भी इस्तेमाल होगा। ये मैटर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक PLA की फंडिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है और न सिर्फ PLA की फंडिंग में बल्कि पाकिस्तान की सालियत के बाखिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। जो है दोनों डिपार्टमेंट मिलकर इस मैटर को चलाएंगे। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि नैब असिस्ट करें और एप्लीकेशन जो जितने भी कर चुके हैं और फर्दर जो है वो चेक करेंगे। 17 साल बाद इंसाफ, जहेज वापसी केस में खातून कामयाब। सिंध हाई कोर्ट ने खातून के हक में फैसला सुना दिया। जहेज वापसी का तवील कानूनी मार्का इख्तिताम को पहुंच गया। साबिक शोहर का दावा मुस्तरद, खातून का मौक़िफ़ तस्लीम हो गया। दोनों के दरमियान 2006 में खुला हुई थी। 17 साल बाद इंसाफ, जहेज वापसी केस में खातून कामयाब। सिंध हाई कोर्ट ने खातून के हक में फैसला सुना दिया। जहेज वापसी का तवील कानूनी मार्का इख्तिताम को पहुंच गया। साबिक शोहर का दावा मुस्तरद, खातून का मौक़िफ़ तस्लीम। दोनों के दरमियान 2006 में खुला हुई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। 17 साल बाद इंसाफ, जहेज वापसी केस में खातून कामयाब हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट ने खातून के हक में फैसला सुना दिया है।
कराची में पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सरगर्म। एक हफ्ते के दौरान पुलिस और क्रिमिनल्स के दरमियान 38 मुकाबले हुए, जिसमें एक मुलजम मारा गया, जबकि पुलिस ने 47 जख्मियों समेत 58 मुलजमान को गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा। कराची में जहां डकैती और लूटमार की वारदातें तवातुर के साथ जारी हैं, वहीं पुलिस भी हमें जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है। एक हफ्ते के दौरान जो कराची पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं उसकी तफसीलात सिटी 21 ने हासिल की हैं, जिसके मुताबिक जो है एक हफ्ते के दौरान में कराची पुलिस के शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है तकरीबन 38 पुलिस मुकाबले हुए हैं डाकुओं से, स्ट्रीट क्रिमिनल्स से। इसमें मजमूई तौर पर 47 ज़ख्मी डाकुओं समेत 58 मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया है। इसके साथ साथ 108 थाने हैं कराची में, तो मुख्तलिफ नौइयत के जो मुकदमात हैं उनमें 898 मुलजिमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मनशात फ़रोशों की, तो इन्हीं गिरफ़्तार मुलजिमान में मनशात फ़रोश भी शामिल हैं, जिनसे तकरीबन 27 किलोग्राम से ज़ायद 400 और 2 किलोग्राम से ज़ायद आइस क्रिस्टल और हेरोइन वगैरह बरामद की गई, जिसकी मालियत जो है वो लाखों रुपए में बताई जाती है। साथ साथ गिरफ़्तार मुलजिमान से 144 मुख्तलिफ अक़साम का जो है गैरकानूनी असला भी बरामद हुआ है, जिसे फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। उसके साथ साथ पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए एक हफ्ते के दौरान में 42 मसरूका यानी कि छीनी गई या चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जबकि 2 कारें भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है उसका आगाज़ किया है और तफ्तीश अभी जारी है। और पुलिस का यही मैसेज है पब्लिक के लिए कि अगर वो अपने इर्द गिर्द कोई मशकूक सरगर्मी देखते हैं तो फौरी तौर पर 15 को इत्तला दें, ताकि पुलिस वहाँ पहुँच कर जो है वो जो भी गैरकानूनी काम में मुलव्वस है उसे गिरफ्तार कर सके। जी, कशीदा सूरत हाल और आलमी सतह पर खाम तेल की बढ़ती कीमत के सबब सरमायाकार मुतहात हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल बदस्तूर बरकरार है। हंडन इंडेक्स में 1560 पॉइंट्स की कमी, हंडन इंडेक्स 1,68,918 की सतह पर आ गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आज जब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार का आगाज़ हुआ है तो मंदी देखी जा रही है, मंफी रुझान देखा जा रहा है। और इब्तिदा में हमने देखा है कि जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो हंड्रेड इंडेक्स में 1,900 ज़ायद पॉइंट्स की कमी जो है वो देखने में आई है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मंफी रुझान बदस्तूर बरकरार है और मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स में जो है वो मंदी देखी जा रही है। क्या वजूहत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अरसलान अहमद, जो कि माहिर स्टॉक मार्केट है। अरसलान, क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं कि कारोबार में मंफी रुझान की जो सूरत हाल है उसकी बुनियादी वजूहत। देखिए, नेचुरल रिएक्शन है, पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश कर रही है और जो वॉर का अगेन जो सीज फायर की ब्रेकअप हुआ उसके बाद आप देखें ना सिर्फ पाकिस्तान एशियंस मार्केट गिर गई, उसके बाद क्रूड ऑयल ने भी बढ़ना शुरू कर दिया। जब तक ये इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, यस नो और वॉर वाली सिचुएशन में हम रहेंगे, मार्केट आपको इसी तरह से वॉलेटाइल मिलेगी। किन किन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि मंदी का रुझान? अभी तो थ्रू आउट बोर्ड में आप मंदी देख रहे हैं, बट बहुत सेलेक्टेड स्क्रिप्ट या सेक्टर्स हैं कि जिसमें बाइंग है। मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड नहीं हो पा रहा और आप देखें कि बजट की भी आमद है, तो इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा साइड लाइन है। जी, इन्वेस्टर जो हैं वो मोहतात हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मशरिक़ वस्ता में जो कशीदा सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट उसमें आया, बल्कि स्टॉक मार्केट में जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है उसमें भी हम देख रहे हैं कि उसके असरात नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो मंदी देखी जा रही है और समाज को मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं सेहत का निज़ाम माली बहरान की नज़र। अब्बासी शहीद अस्पताल के 250 से ज़ायद हाउस अफसर पीजी तनख्वाहों से महरूम। कई माह से तनख्वाहें ना मिलने पर डॉक्टर्स का एहतजाज। बच्चों के दोनों वार्ड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। वार्ड्स में दाखिल तमाम मरीजों बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेहत का निज़ाम माली बहरान की नज़र हो चुका है। अब्बासी शहीद अस्पताल के 250 से ज़ायद हाउस अफसर पीजी तनख्वाहों से महरूम हैं। कई माह से तनख्वाहें ना मिलने पर डॉक्टर्स का एहतजाज भी सामने आ रहा है। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद से जानते हैं। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल ये महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का अब्बासी शहीद अस्पताल है, जहाँ पर 200 से ज्यादा हाउस ऑफिसर और PG जो है वो कई माह की तनख्वाहों से महरूम है, जिन्होंने बार बार अस्पताल की इंतजामिया को अपील भी की, पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करते रहे, लेकिन अस्पताल की इंतजामिया ने एक भी नहीं सुनी और सिर्फ समरी बना के आला हुकाम को भेजी है, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई, कोई अच्छा जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से तमाम जो डॉक्टर्स हैं, हाउस जॉब ऑफिसर और दीगर ने जो अब्बासी शहीद अस्पताल का बच्चों का वार्ड है, 2 बच्चों के वार्ड हैं, पीडियाट्रिक के वार्ड हैं, दोनों को बंद कर दिया है, वहाँ पे ताले लगा दिए हैं और इस हवाले से जो दाखिल मरीज थे उनको भी गुज़श्ता रोज जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है और वहाँ पे मुकम्मल तौर पे ताले लगा दिए गए हैं कि जब तक उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी वो ना ही मरीज
मरीज बच्चों को दाखिल करेंगे, ना ही वह मजीद कोई दाखिला लेंगे। और इस हवाले से जो भी मरीज बच्चे आ रहे हैं अस्पताल में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर, उनको भी रेफर करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हम अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है, और अस्पताल के MS हैं डॉक्टर अब्दुल साजिद, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस हवाले से जो अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन ये कि डॉक्टरों की जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने एहतजाजन जो है वो तमाम वार्डों को, जो पीडियाट्रिक वार्ड हैं खासतौर पर बच्चों के दोनों वार्डों को बंद कर दिया है। और इस हवाले से जब तक उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी, उनके वजीफे अदा नहीं किए जाएंगे, इसी तरह वो वार्डों में काम नहीं करेंगे। इनके एहतजाज की वजह से और वार्ड बंद होने की वजह से मरीज बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो है वो NICH अस्पताल, जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में बच्चों को रेफर करने का सिलसिला जारी है। वैसे ही हीट स्ट्रोक का सीजन है, बीमारियां फैली हुई हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। जी इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए City 21।